हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज है 20 मई 2020 और आज हिंदुस्तान हिंदी न्यूज़पेपर का टॉपिक है नक्शे से कूटनीति या राजनीति। नेपाल ने अपने नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी से लगे भारतीय इलाकों को आखिर कैसे दिखा दिया। तो शुरू करते हैं। राजतंत्र के ज़माने में नेपाल में एक तजदारी चलती थी, मुखे कानून छ, यानी जो मुंह से निकल गया वही कानून है। 28 मई 2008 को राजशाही खत्म कर नेपाल में लोकशाही की घोषणा कर दी गई, मगर शासन का ढब वहां बदला नहीं। विगत बुधवार को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बयान दिया था कि नेपाल भी नक्शा जारी करेगा। उनके इस बयान के 5 दिन बाद सोमवार को नए नेपाल का राजनीतिक नक्शा मंत्रिपरिषद ने जारी भी कर दिया। जो काम पिछले 26 साल में नहीं हो सका था, प्रधानमंत्री ओली ने 5 दिन में कर दिया। इस नए राजनीतिक नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी से लगे भारतीय इलाकों को भी नेपाल का हिस्सा बता दिया गया। नए नक्शे में गुंजी, नाभी और कुटी जैसे गांव को भी नेपाली इलाके में दिखाया गया है। यह दिगर है कि 1975 में नेपाल ने जो नक्शा जारी किया था उसमें लिम्पियाधुरा के 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नहीं दर्शाए गए थे। मंगलवार 19 मई 2020 से यह नेपाली संविधान की अनुसूची, सरकारी निशान और उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा हो गया। सवाल यह है कि क्या इस नए नक्शे को हेग स्थित आईसीजे की दुनिया की कोई भी न्यायपालिका मान लेगी। ब्रिटिश भारत में 1798 से लेकर 1947 तक जो नक्शे समय समय पर जारी किए गए उन पर नेपाल को कोई आपत्ति नहीं थी। प्रोफेसर लोकराज बड़ाल 1996 में नई दिल्ली में नेपाल के राजदूत रह चुके थे। पिछले हफ्ते एक बातचीत में उन्होंने माना कि नेपाल उस दौर में भी ब्रिटिश इंडिया के नक्शे पर आश्रित था। भारत नेपाल संयुक्त प्राविधिक समिति ने 26 वर्षों का समय लगाकर 182 स्ट्रिप मैप के साथ 98% रेखांकन का कार्य संपन्न किया है। इसमें 2% कार्य कई वर्षों से बाकी है। इस पर भारतीय पक्ष की मुहर भी नहीं लगी है। नया विवाद 2 नवंबर 2019 को शुरू हुआ जब भारत ने कश्मीर लद्दाख को लेकर नक्शा पूर्ण प्रकाशित किया था। उसमें पड़ोसी मुल्कों को बांटती सीमाओं में कोई रद्दो बदल नहीं हुआ था, पर भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बावजूद नेपाल मानने को तैयार नहीं था। वह विदेश सचिव स्तर पर इसे सुलझाना चाहता था। नए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला 29 जनवरी 2020 को चार्ज लेने के साथ नेपाल से इस विषय पर संवाद करते यह संभव नहीं था। उसके अगले पखवाड़े इसकी तैयारी हो तब तक कोरोना महामारी प्रारंभ हो चुकी थी। प्रश्न यह है कि यदि लिपुलेख मुद्दा ओली सरकार के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था तो 28 मार्च 2019 को विदेश सचिव स्तर की बैठक में इसे शामिल क्यों नहीं किया गया। काठमांडू में आहूत उस बैठक में तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव विजय कृष्ण गोखले व उनके नेपाली समकक्ष शंकर लाल बैरागी क्रॉस बॉर्डर रेलवे, मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन व अरुण 3 जल विद्युत परियोजना पर सहमति बना रहे थे। 2-3 बातें ध्यान में रखने की है। 1962 में युद्ध के समय से ही यहाँ पर इंडो तिब्बतन फोर्स की तैनाती भारत ने कर रखी है। नेपाल इसे हटाने की मांग कई बार कर चुका है। कायदे से नेपाल का ऐसा कोई पत्र दिखाना चाहिए जिसमें तत्कालीन भारत सरकार ने लिपुलेख ट्रांजैक्शन पर इंडो तिब्बतन फोर्स की तैनाती का कोई अनुरोध किया था। सितंबर 1961 में जब काला पानी विवाद उठा था, उससे काफ़ी पहले 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच सिप्ला लिपुलेख दर्रे के राष्ट्रीय व्यापार समझौता हो चुका था। सन 1954 से लेकर 2015 तक चीन ने कभी नहीं माना कि लिपुलेख वाले हिस्से में जहां तक उसे भारत से व्यापार करना था। नेपाल भी एक पार्टी है और यह है ट्रांसट्राइजेक्शन। 2002 में एक ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी भी बनी। उन दिनों नेपाल की कोशिश थी कि चीन को इसमें शामिल करे। चीनी विदेश मंत्रालय ने 10 मई 2005 को एक प्रेस रिलीज द्वारा स्पष्ट किया कि काला पानी भारत और नेपाल के बीच का मामला है, इसे इन दोनों को ही सुलझाना है। नेपाल 1950 की संधि को भी ध्यान में नहीं देखता है। 31 जुलाई 1950 को हुई भारत नेपाल संधि के अनुच्छेद 8 में स्पष्ट कहा गया है इससे पहले ब्रिटिश इंडिया के साथ जितने भी समझौते हुए उन्हें रद्द माना जाए। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो काला पानी के नेपाली दावों पर पानी फेर देता है। दरअसल ओली सरकार काला पानी लिपुलेख विवाद में फंसी हुई है। स्वयं सरकार के मंत्रियों को नहीं मालूम कि जिस सड़क का उद्घाटन 8 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, वह सड़क कब से बननी शुरू हुई थी। विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली कहते हैं भारत लिपुलेख में 2012 से सड़क बना रहा था। यह मीडिया रिपोर्ट्स से मुझे मालूम हुआ। यह कुछ अजीब नहीं लगता कि दो विवादित
विवादित इलाका नेपाल की राजनीति का एपिसेंटर बना हुआ है। वहाँ की जमीनी गतिविधियों से ओली और ग्यावली अनभिज्ञ थे। पुराने टेंडर व दस्तावेज बताते हैं कि सिपिकिला लिपुलेख दर्जे को जोड़ने वाली 75 किलोमीटर दुर्गम सड़क 2002 से निर्माणाधीन थी। यह परियोजना 2007 में ही पूरी हो जानी थी, जो बढ़ते बढ़ते 2020 में पहुँच गई। सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ओली इस पूरे मामले को राष्ट्रीय अस्मिता की ओर क्यों ढकेल रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री व जनता समाजवादी पार्टी के नेता बाबूराम भट्टराई ने यूं ही नहीं कहा था कि राष्ट्रवाद का भौकाल खड़ा करने की बजाय सरकार पुराने दस्तावेजों को जुटाए और कालक्रम को व्यवस्थित करे, ताकि इस लड़ाई को वह अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर ले जा सकेगी। परिस्थितियां बता रही हैं कि लिपुलेख विवाद में पीएम ओली ने जानबूझकर पेट्रोल डाला है। काला पानी के झांगड़ू गाँव में नेपाली अर्धसैनिक बल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनाती ओली का खुद का फैसला था। उसके बारे में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में चर्चा तक नहीं हुई थी। ओली चाहते हैं कि सीमा पर तनाव बढ़े ताकि देश का ध्यान उधर ही उलझा रहे। 29 मई 2020 को बजट प्रस्ताव के बाद ओली पद पर रहे न रहे कहना मुश्किल है। 44 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी में प्रधानमंत्री ओली के पक्ष में केवल 14 सदस्य हैं। प्रचंड गुट के 17 और माधव नेपाल के 13 सदस्य मिलकर कोई नया गुड़ खिलाने का मन बना चुके हैं। धन्यवाद।